नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम पैसे और विश्वास के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो बिल्कुल शुरुआती स्थिर गोल्ड बैक्ड सिस्टम से शुरू होकर आज के इस उतार चढ़ाव वाले फियाट और डिजिटल लैंडस्केप तक आएगा। असल में पैसे का इतिहास सिर्फ सिक्कों या कागज के नोट्स का इतिहास नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि हम इंसान आखिर किस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम सोने की प्राचीन जड़ों को देखेंगे, फिर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की स्थिरता पर जाएंगे, उसके बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम और फिर हमारे आधुनिक फियाट युग की बात करेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि आज के इस डिजिटल एज में सोने की क्या जगह है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले दौर की, सोने की प्राचीन जड़ें और मुद्रा की शुरुआत। सोने के प्रति इंसानों का आकर्षण कोई नया नहीं है। सोने का आभूषण से निकलकर एक फॉर्मलाइज्ड ग्लोबल करेंसी बनने का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। सोचिए, 4000 बीसी के आसपास ईस्टर्न यूरोप और इराक में इसे सिर्फ गहनों के रूप में पहना जाता था। फिर धीरे धीरे करीब 1500 बीसी आते आते इजिप्ट में यह लेन देन का एक स्टैंडर्ड जरिया बन गया। खैर, कहानी आगे बढ़ी और 560 बीसी में लेडियन किंग क्रोसिस ने पहली बार सोने के सिक्के ढलवाए, और फिर 1252 एडी में फ्लोरेंस ने अपना मशहूर गोल्ड फ्लोरिन निकाला। मतलब सदियों से सोने को स्टेप बाय स्टेप एक औपचारिक मुद्रा का रूप दिया गया। अब एक ऐसी बात जो शायद हम सबको हैरान करते, आज तक इतिहास में जितना भी सोना निकाला गया है, करीब 187,000 आउंसेस, उसमें से लगभग हर एक आउंस आज भी धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद है ना कमाल की बात। ये तथ्य दिखाता है कि सोना कितना टिकाऊ है, और इसकी यही सीमित मात्रा इनहेरेंटली इसके मूल्य को हमेशा बनाए रखती है। चलिए अब अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसे हम स्थिरता की एक सदी भी कह सकते हैं। सारी बातों को एक तरफ रखकर जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 20.67। 1834 में यूएस ट्रेजरी ने 1 आउंस सोने की यही कीमत तय की थी। और आपको पता है सबसे हैरान की बात क्या है? ये एक अकेले कीमत लगभग एक पूरी सदी तक बिल्कुल तस से मस नहीं हुई। आज के इस बदलते हुए इकोनॉमी वाले दौर में, जहां हर रोज दाम ऊपर नीचे होते हैं, वहां इस लेवल की लंबी स्थिरता की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। अगर हम यहां एडविन वॉल्टर कैमरला के ऐतिहासिक विश्लेषण पर नजर डालें तो यह साफ समझ आता है कि कैसे एक फिक्स्ड वेट और एक अनलिमिटेड मार्केट ने मिलकर एक हाईली ऑटोमेटिक और ट्रस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम तैयार किया था। इस सिस्टम में सरकार की दखलंदाजी कम से कम थी और पूरा स्ट्रक्चर खुद ब खुद बैलेंस मेंटेन करता था। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन से इसकी तुलना करें तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हमारा पुराना गोल्ड बैक सिस्टम, जहां फिजिकल लिमिटेशंस थी, फिक्स प्राइसेस थे, ऑटोमेटिक सिस्टम था और एक लिमिटेड सप्लाई थी। और दूसरी तरफ है हमारा आज का फियाट सिस्टम। यहां क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स इसे मैनेज करते हैं, नोट छापने की कोई फिजिकल लिमिट है ही नहीं, और यही वजह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई का चक्कर हमेशा चलता ही रहता है। अब आते हैं तीसरे दौर पर, द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये वो वक्त था जब डॉलर को ही स्टैंडर्ड बना दिया गया। बात वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की है। 1944 में अलाइड नेशंस ने मिलकर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बनाया। यहां यूएस डॉलर को सोने से पेग कर दिया गया, ठीक $35 पर आउंस पर, और बाकी देशों की करेंसीज को सीधे यूएस डॉलर से जोड़ दिया गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त दुनिया का 70% से ज्यादा गोल्ड रिजर्व अकेला यूएस के पास था। इस सिस्टम ने बड़ी ही चतुराई से यूएस डॉलर को ग्लोबल ट्रेड के बिल्कुल सेंटर में बैठा दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहानी में ट्विस्ट हमेशा आता है। 1960s आते आते यूएस ने अपना खर्च और मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस जैसे देशों ने इस बात को पकड़ लिया और अपने डॉलर रिजर्व्स वापस देकर फिजिकल गोल्ड मांगना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यूएस के वॉल्ट्स खाली होने लगे, और आखिरकार अगस्त 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन को मजबूरन अपनी गोल्ड विंडो हमेशा के लिए बंद करनी पड़ी। असल में फिजिकल गोल्ड से ज्यादा पेपर मनी छापने की वजह से वो $35 का पैग पूरी तरह से अनसस्टेनेबल हो चुका था। और यहीं से एंट्री होती है हमारे चौथे दौर की, द मॉडर्न फियाट एरा, यानी वो युग जिसमें हम आज जी रहे हैं, अस्थिरता का युग। अगर हम यहां डेटा को देखें तो इन एराज के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है।
शुरू के डेकेड्स में देखिए प्राइस चेंज बिल्कुल 0% था, लेकिन जैसे ही फियाट एरा आया स्विंग्स वाइल्ड और वॉलेटाइल हो गए। 1965 से 74 के बीच 433% का असाधारण चेंज और हाल ही में 2015 से 24 के दौरान 121% का उछाल। ये लगातार बढ़ती वॉलेटिलिटी डायरेक्टली हमारे आज के इस फियाट एरा का ही नतीजा है। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए। दिसंबर 1997 में फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा था द डेथ ऑफ गोल्ड। ये अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ठीक उसी वक्त अपने गोल्ड रिजर्व्स धड़ल्ले से बेच रहे थे जब प्रेशियस मेटल्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल मार्केट शुरू होने ही वाला। पिछले 2 दशकों में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्टर्स आए हैं जिन्होंने सोने की कीमत को 1999 के अपने सबसे निचले लेवल से उठाकर आज $3,500 के आसपास तक पहुंचा दिया है। चाहे वो 2000 के .com बबल का फटना हो, नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स हों जिन्होंने ट्रेडिशनल रिटर्न्स को गिरा दिया, बड़े पैमाने पर बॉन्ड परचेजेस यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग हो, या फिर हाल ही की जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिसके चलते सेंट्रल बैंक्स तेजी से डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं। इन सब ने मार्केट को पूरी तरह बदल के रख दिया। और ये ऐतिहासिक डेटा बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि जहां मॉडर्न फियाट एरा लगातार इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, वहीं हमारे क्लासिकल गोल्ड एरा में परचेजिंग पावर को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने की एक अद्वितीय क्षमता थी। दोनों चार्ट का फर्क आप खुद देख सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमारे 5वें दौर यानी आज के इस डिजिटल एज में सोने की क्या जगह है, जब स्थिरता मिलती है नवाचार से। यहां हम इन दोनों विचारधाराओं को निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं। एक तरफ पुराना और सॉलिड गोल्ड है जिसमें सदियों का विश्वास है, जिसका प्राइस धीरे धीरे मूव करता है, टैक्स मैनेजमेंट सिंपल है और जिसका फिजिकल इंडस्ट्रियल यूज भी है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसीज जैसे डिजिटल एसेट्स हैं जहां रैपिडली बढ़ती हुई टेक है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, टैक्स कंप्लायंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी जबरदस्त है। हम यहां किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, दोनों ही फील्ड्स का अपना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नैरेटिव है। और सच तो यह है कि आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दोनों को मिलाकर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की सलाह देते हैं। और हां, जब इंडस्ट्रियल यूज की बात हुई तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 332.8 टन। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, और ये किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रखा गया है। 2017 में इतना मैसिव अमाउंट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया गया था। यह साबित करता है कि सोना बस एक फाइनेंशियल हेज नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए एक बेहद क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट भी है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बड़ा ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आज सेंट्रल बैंक्स खुद पेपर रिजर्व से हटकर रिकॉर्ड स्पीड से फिजिकल गोल्ड जमा कर रहे हैं, तो क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि उन्हें अपने ही बनाए गए फिएट सिस्टम पर पूरा विश्वास नहीं रहा? हम सबको इस तथ्य पर जरूर सोचना चाहिए कि आधुनिक ग्लोबल वेल्थ का असली आधार आखिर है क्या। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात होगी एक और दिलचस्प चर्चा के साथ।